Hello, everyone. A very good afternoon to all of you. I'm Sayukta from All About Skin Well-Being, and I'm sure all of you must be keeping good health. We all know taking good care of our skin is important for more than just our appearance. As the largest organ, your skin becomes the most essential to your overall health. लेकिन कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे स्किन हेल्थ को गड़बड़ा देती हैं। उसी में से एक है फंगल इन्फेक्शन, जो बहुत कॉमन है स्किन पे, नेल्स पे, स्कैल्प पे भी। फंगल इन्फेक्शन जो है कई बार एक रैश की तरह दिखता है, बहुत अच्छी होता है, अनोइंग होता है, और अगर ठीक से ट्रीटमेंट इसका ना किया जाए तो ये बार बार हमें परेशान कर सकता है और लगातार बढ़ता और फैलता रहता है। फंगल इन्फेक्शन पर हम बात करेंगे, और आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर वरुण जैन, लाइव फ्रॉम दिल्ली, टू एनलाइटन us on the topic of fungal infection. Dr. Varun Jain is MBBS, MD, Skin and BD, Gold Medalist, ex-PCMS1, Skin, Hair and Nail. He is the founder and director of Oswal Jain Skin and Hair Clinic. A very warm welcome to you, Dr. Varun Jain. It's a pleasure to have you with us today. Good evening, all, and let's. Thank you giving me the opportunity to tell you about the fungal infection. हिंदी में बात करेंगे ताकि लोग अच्छे से समझ पाएं फंगल इन्फेक्शन से कैसे बचा जा सकता है। आज जो हम आपको बताएंगे कि जो फंगल इन्फेक्शन गर्मी में बहुत ज़्यादा बढ़ता है, कैसे ठीक हो सकता है, क्या-क्या ध्यान रख सकते हैं, क्या-क्या घर में चीज़ों का ध्यान रखा जाए और उपाय किए जाएँ कि आप उसको बढ़ने ना दें और एक बार जब ठीक हो जाए तो दोबारा ना आए। और जो भी इस दौरान आपके कोई क्वेरीज़ रहेंगी, आपको कोई सवाल रहेंगे, डॉक्टर साहब हमें ये दिक्कत है, हमें क्या करना चाहिए? आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, हम दिल खोल के आपको जवाब देंगे और हर चीज़ के बारे में आपको बताएँगे। आइए चलते हैं और समझते हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन क्या है और क्या इसके लिए करना चाहिए और कैसे इससे निजात पाया जा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर जैन, होता भी यही है। गर्मियों का मौसम, फिर प्री मानसून एक्टिविटीज जो अभी हो रही हैं ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, और उसके बाद मानसून बारिश, गर्मी, ह्यूमिडिटी, पसीना आना, और ऐसे में हम देखते हैं कि फंगल इन्फेक्शन के जो केसेस हैं वो बढ़ने लगते हैं। तो सबसे पहले तो वी ऑलवेज से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन की बात होती है किस तरह से हम बच सकते हैं। तो अब तो प्री मानसून एक्टिविटीज भी शुरू हो गई है, बहुत गर्मी, ह्यूमिडिटी, पसीना सब हो रहा है। कैसे हम बचे सबसे पहले तो फंगल इन्फेक्शन से? देखिए, फंगल इन्फेक्शन से बचने का मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीका ये है कि हमें दिन में 2 बार नहाना है। बेसिकली क्या होता है जब हम नहाते भी हैं तो साफ-सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं और दूसरी बात जो हम सोप यूज़ करते हैं, वो अपने सब लोग अलग रखें। और जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने टॉवल्स अलग रखिए, अपने सोप्स अलग यूज़ करिए और आपको किसी भी पार्ट में इच होता है, उसके लिए टॉपिकल स्टेरॉइड्स या लोकल केमिस्ट से मत लीजिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोकल केमिस्ट से मेडिकेशन लेते हैं, तो हमें प्रॉब्लम हो जाता है। तो जो ये हमें प्रॉब्लम है, इससे बचने के लिए हमें साफ-सफाई का ध्यान रखना है, ठीक है? आज वाला कपड़ा कल नहीं पहनना है। तीसरी बात, अगर घर में किसी और को हो रहा है, उसके कपड़े अलग से धोइए, उसको गर्म पानी में धोइए और जिस बंदे को प्रॉब्लम है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए। बेसिकली क्या होता है, जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, तो बेसिकली इसका ट्रीटमेंट 2 टू 3 मंथ्स प्रोलॉन्ग चलता है और उसको ट्रीट करने के लिए हमें उसको प्रॉपर मेडिकेशन ओरल लोकल होनी चाहिए। बच्चों को जब कभी हो जाए ना, वो बड़ा प्रॉब्लम करता है। और अगली बात, अगर आपके घर में कहीं सीलन है, तो उसको आप ठीक कराइए। उसमें कपड़े इन टच ना हो, अगर उससे इन टच में आएँगे तो फंगस बढ़ेगा। देखिए, जो ऑनलाइन ट्रीटमेंट्स है ना कि ये दवाई लगा लेंगे, ये मिक्सचर लगा लेंगे, उससे वो बढ़ता है। उससे परहेज़ करिए। प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलिए, इसके बारे में जानिए। देखिए, फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी ट्रीट हो सकता है, अगर उसको सही समय, सही वक़्त और सही इंसान से ट्रीट कराया जाए। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, और वाकई में ये एक बहुत कॉमन टेंडेंसी है हमारी सोसाइटी में डॉक्टर जैन, कि हम सबसे पहले कोई होम रेमेडी ट्राई करते हैं, फिर हम ओवर द काउंटर यानी केमिस्ट शॉप पर जाते हैं और केमिस्ट वाले भैया से बोलते हैं कि भैया देखो कुछ इच हो रहा है, कुछ हो गया है, कोई इन्फेक्शन है, कोई एलर्जी है, कोई दवाई दे दो। और टॉपिकल एप्लीकेशंस जो हैं, जैसे कि आपने भी कहा, कई बार उनमें स्टेरॉइड्स होता है और लंबे समय तक हम इस्तेमाल करते रहते हैं और हमें ये लगता है कि हमारा फंगल इन्फेक्शन अब ठीक हो गया है, हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। बहुत लंबे वक्त
के बाद हमें समझ में आता है कि वो और ज़्यादा रेजिस्टेंट हो गया है और ज़्यादा बढ़ गया है और हमारी तकलीफ लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए जैसा कि डॉक्टर वरुण जैन ने कहा कि अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है या नहीं भी एक बार को समझ में आ रहा है कि ये फंगल इन्फेक्शन है या कोई और इन्फेक्शन है, एलर्जी है, बिना देर किए सबसे पहले क्वालिफाइड डर्मैट के पास जाइए, सही इलाज लीजिए, जल्द से जल्द आपको राहत मिलेगी। डॉक्टर, एक और बात आपने भी इसका जिक्र किया, फंगल इन्फेक्शन एक बार जब जिसको हो जाता है, कई बार हम देखते हैं रिकरेंस बार बार होता है, उसकी मुख्य वजह क्या है और क्या करे कि वो रिकरेंस ना हो फंगल इन्फेक्शन का? देखिए मैम, रीअकरेंस का सबसे मेजर रीजन होता है घर में किसी अंग, किसी पार्ट में इन्फेक्शन का पड़े रहना। सबसे मेजर प्रॉब्लम बिल्डिंग्स में क्या होता है कि सीलन आ जाती है। पुरानी बिल्डिंग्स है, बाथरूम लीक कर रहे हैं, सीलन है, हम उसको ठीक नहीं कराते। जब हमारे कपड़े उसके कांटेक्ट में आते हैं, वही कपड़े हम सुखा के पहन लेते हैं, तो वहां से पहले फंगस ट्रांसमिट हो जाता है। दूसरा, हमारे घर में पेट्स होते हैं, हमारे पेट्स होते हैं, गर्मी में वो इन टच आते हैं, तो उनके जो फर होते हैं उनमें इन्फेक्शन होता है, फिर उससे ट्रांसमिट हो जाता है। थर्डली, फिजिकल इन टच। सपोज करो किसी को घर में है, बेसिकली आप देखते हैं कि बच्चों को बहुत रेयर होता है, बट जब होता है तो लॉन्ग टर्म लेता है। जैसे पेरेंट्स को होता है, ब्रेस्ट फीड कराते हैं फीमेल्स, और उनको होता है तो बच्चों को ट्रांसमिट हो जाता है, तो उससे हो जाता है। नेक्स्ट क्या होता है कि गीले कपड़े पहनना, सपोज करें मानसून का मौसम आ गया और गीले कपड़े पहन रहे हैं, हम गीले कपड़े हर रोज वही पहनते हैं, उसमें क्या होता है, फंगस को ग्रो करने का मौका मिलता है, तो फंगस ग्रो हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपके घर में सीलन है और आपने कपड़ा पहन लिया तुरंत आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। देखिए, इट नीड्स फ्यू डेज एंड फ्यू वीक्स टू ग्रो। वो उतना समय लेता है। उसमें क्या होता है, रिपीटेडली इन कॉन्टेक्ट होने के बाद वो आ जाता है, और पेशेंट को लगता है कि जब मैंने लास्ट टाइम डॉक्टर से 6 महीने पहले दवाई ली थी, दोबारा आकर डॉक्टर अच्छा नहीं है। देखिए, डॉक्टर अच्छा बुरा वो अलग बात है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्या प्रिकॉशन क्या ले रहे हो। क्या आपने डॉक्टर के कहे अनुसार साफ सफाई का ध्यान रखा, क्या आपने घर में सीलन को ठीक कराया, क्या आपने दिन में 2 बार नहाना शुरू किया, क्या आपने उन कपड़ों को अगले दिन सेम नहीं पहना। ये भी बहुत छोटी छोटी चीजें होती है। कपड़े रिपीटेडली नए कपड़े पहनना, साफ सुथरे पहनना, टाइट कपड़े ना पहनना, ठीक है। ये और उसका जिन लोगों का पसीने में ज्यादा काम है, जो पसीने में ज्यादा घूमते हैं, उनको अपने कपड़े दिन में 2 बार बदलने चाहिए। बेसिकली क्या होता है, नेक एरिया में भी फंगस आ जाता है, एक तरह का फंगस होता है। तो इन चीजों से बचने के लिए हाइजीन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप जितना ज्यादा हाइजीन रखेंगे उतनी जल्दी रिकवर करेंगे, प्रॉपर मेडिकेशन करेंगे और प्रॉपर आप फॉलोअप करेंगे तो सब ठीक होगा। कई बार पेशेंट बोलते हैं, डॉक्टर साहब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ट्रीटमेंट नहीं। आप अपने डॉक्टर से जाके समझिए, लोकल इन डॉक्टर के पास जाके ना, कई बार लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन लेना शुरू कर देते हैं, ट्यूब लगाना शुरू कर देते हैं, तो हमें उससे बचना है। रीअक्रंस जब होता है तो हमें क्या करना है कि ये हर 3 महीने में आता है। जब एक बार ठीक हो जाए ना, कीप ऑन अप्लाइंग द टॉपिकल प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर फॉर 2-3 मंथ्स। जी। एक बार जब रीअक्रंस होता है, 1-2 बार होगा, देखिए बाकी अगर रीअक्रंस ज्यादा हो उसके लिए टेस्ट भी करा सकते हैं। ग्लास स्लाइड टेस्ट होते हैं, हम उसको लैब में भेजते हैं कि कौन सा रेजिस्टेंट फंगाई है जो ट्रीट नहीं हो रहा है। बेसिकली ऑल टाइप ऑफ फंगस इज ट्रीटेबल। हर तरह की फंगस ट्रीट हो सकती है, बशर्ता सही समय सही वक्त पे आए, रीअक्रंस शब्द ही हट जाएगा और ठीक हो जाएगा इंसान। बिल्कुल, तो बॉटम लाइन यही है कि सबसे पहले अगर फंगल इन्फेक्शन है तो डॉक्टर से मिलिए, इलाज कराइए, इलाज पूरा कराइए, डॉक्टर पे भरोसा रखिए, इलाज पूरा कीजिए, तो फंगल इन्फेक्शन जो एग्जिस्टिंग है वो ठीक होगा, और अगर अच्छे से उसका ट्रीटमेंट होगा तो चांसेस बहुत कम हो जाएंगे कि वो रिकरेंस हो। एंड पर्सनल हाइजीन, जैसा कि डॉक्टर बार बार जोर दे रहे हैं, इसका तो हमें ध्यान रखना ही है। फंगल इन्फेक्शन डॉक्टर एक ऐसा इन्फेक्शन है, हमने सुना है कि ये फैलता भी है। मुझे हुआ है तो बहुत चांसेस है कि मेरे से दूसरों को भी वो हो जाएगा। तो ऐसे में अगर एक फैमिली में, क्योंकि फैमिली एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होती है, हम उसमें कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो कर सकते हैं, तो अगर एक फैमिली में एक सदस्य को फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो और कितना जरूरी हो जाता है सबसे पहले तो कि उस एक सदस्य को हम डॉक्टर के पास लेकर जाए, उसका ठीक इलाज कराए, और बाकी के मेंबर्स इस दौरान क्या करें कि उन्हें फंगल इन्फेक्शन ना हो। देखिए मैम, जब एक इंसान को फंगल इन्फेक्शन, डॉक्टर हमेशा ये पूछता है भाई फैमिली में किसी और को तो नहीं है, तब डॉक्टर को सच बताइए। लोग क्या सोचते हैं कि डॉक्टर को नहीं बताएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जब आप दवाई ले रहे हैं तो डॉक्टर को बताइए। क्या डॉक्टर आपको बताए कि आपको कौन सी दवाई, फैमिली लोगों को भी हम लोग बेसिकली बताते हैं कि मैम घर में तो नहीं है, उनको भी ट्यूब लगवा दीजिए। बेसिकली साइकिल ऐसा होता है कि सपोज करो मैंने ए बी सी 3 लोग हैं, ए का ट्रीटमेंट कर दिया मैंने, नेक्स्ट टाइम 3 महीने बाद बी आता है मेरे पास, फिर नेक्स्ट टाइम सी आता है, वो एक विशियस साइकिल बन जाता है। तो विशियस साइकिल से बचने के लिए हम बोलते हैं कि अगर घर में किसी को थोड़ा बहुत भी है,
उसका भी साथ में इलाज कराइए। शायद उसकी दवाई 1 महीना चले या 15 दिन चले, आपकी शायद 3 महीने चले। और दूसरी बात, जो फैमिली को होता है कि फैमिली में उनका रख-रखाव कैसा, सपोज़ करो कोई ऑफ़िस में जा रहा है। ऑफ़िस में आप जब सीट्स पे बैठे हैं, कई बार ऑफ़िस में क्या होता है, पुरानी गंदी सीट्स होती हैं, साफ़ नहीं होती हैं, हमारा एनवायरनमेंट, आपको ध्यान रखना है कि आप ऑफ़िस जा रहे हो तो अपने कपड़ों को अलग रखें। कई बार बच्चे होते हैं घर में, वो जिम जा रहे होते हैं, हम जिम जॉइन कर रहे हैं। जिम में भी बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन होता है और फैमिलीज़ में आ जाता है। तो इसलिए गर्मियों में बहुत ध्यान रखना है कि आप जिम हो, ऑफ़िस हो, तो आप घर में ना फैलाएँ। अगर एक इंसान को है, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है, प्रॉपर दवाई लगानी है। जैसे हम समझाएँ वैसे दिन में 2 से 3 बार दवाई लगानी है, और जब भी दवाई लगानी है उसको क्लीन करके लगाना है। दिन में एटलीस्ट 2 बार नहाएँ, गर्म पानी से बिल्कुल भी नहाएँ। जितना गर्म पानी से नहाएँगे उतना प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ता है, और कोई एंटीसेप्टिक सोप यूज़ ना करें। फैमिलीज़ अगर इसको सीरियसली लें तो एक अच्छी चीज़ है, अगर नहीं लेंगे तो इट्स लाइक अ मिनास, आपके पैसे इतने लग जाएँगे ना, आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, यार मेरे तो पैसे ही लगते रहते हैं। देन इट बिकम्स अ प्लेस फॉर मनी टू स्पेंड एवरी डे। बिल्कुल। वो कौन से बॉडी पार्ट्स हैं डॉक्टर जहाँ पर फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा केसेज़ आते हैं, तो खास तौर पे उन जगहों का हम ध्यान रखें? देखिए, जो बॉडी पार्ट्स हैं बेसिकली, जैसे कि हम अडल्ट एज ग्रुप है तो हमारे जाँघों में, बटक्स पे, बैक पे सबसे कॉमनली आता है। जब पसीना आता है जाँघों में रुकता है, ठीक है? पेट पे रुकता है, हम खुजली करते हैं, इचिंग होती है, रेड रैशेज़ हो जाते हैं। आपको बेसिकली ये भी समझना पड़ेगा कि फंगल दिखता कैसा है? लोग जी। कई बार एक्जिमा को फंगल समझ लेते हैं। कई बार लोग समझते हैं मेरे पैर पे होगा, ये तो फंगल है। पहले आपको समझना भी पड़ेगा। देखिए, जो फंगल होता है रेड कलर रेज्ड लीजन होता है, सेंटर में क्लियर होता है, और धीरे-धीरे करके उसका साइज़ बड़ा होता रहता है, अपना सर्कमफ्रेंस बढ़ाता रहता है वो। पहले थाइज़ पे स्टार्ट होगा, फिर बटक्स पे होगा। अगर आप उसको रॉन्ग ट्यूब्स लगाएँगे, आपके आर्म्स, लेग्स, चेस्ट, बैक और स्कैल्प, हर बॉडी पार्ट को इंक्लूड कर सकता है वो। ऐसा नहीं है कि फंगस एक जगह पे रहता है। मेरे पास तो ऐसे-ऐसे लोग आए हैं जिनका कोई अंग ना बचा हो। कई बार ऐसे पेशेंट को एडमिट भी करना पड़ता है, ठीक है ना? एडमिट करके हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है। बिल्कुल, तो तो बहुत इसलिए सीरियस केसेज़ हो जाते हैं। तो इसीलिए उससे बचना है कि हम इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर टाइम पे करें। और देखिए, जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट लेंगे उतना जल्दी आप ठीक हो जाएँगे। और कोई भी बॉडी पार्ट इफेक्टेड हो तो आप पहले वो देखिए कि वो फंगल है, एक्जिमा है, कुछ और है। तो कभी भी ऐसा नहीं है कि आपको लगा कि मेरे ग्रॉइन में प्रॉब्लम होगी तो फंगल की ट्यूब लगा दूँ। कई बार स्केबिस भी होता है, ठीक है ना? डिफरेंट डिफरेंट इन्फेक्शंस होते हैं, बट हम एक ही ट्यूब को घिसते रहते हैं, तो कई बार उसका असर नहीं आता है। तो बेसिकली क्रक्स क्या है कि अगर आपकी जांघों में लालपन आ रहा है, गोल-गोल चकत्थे बन रहे हैं, पुट्ठे बटक्स पे बन रहा है, हो रहा है, आपके आर्म्स में हो रहा है, तो प्रॉब्लम है। जो रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट होता है हमारे नेल्स। नेल्स और जो फीट के नेल्स है उसमें बड़ा फंगस मिलता है, और लोग कई सालों के बाद आते हैं, 4-4 साल के बाद, कि सर ये मेरे 10 के 10 नाखून खराब हो गए। तो कृपया उसका 8 से 9 महीने ट्रीटमेंट होता है, प्रॉपर्ली कराएँगे वो भी ठीक हो जाता है। कभी ऐसा मत समझिए कि कोई हमें अंदरूनी बीमारी हो गई है और ये ठीक नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो कई बार कई सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं, भ्रांतियाँ फैलती हैं और उसमें भी कई बार हम अपना बहुत सारा वक़्त ज़ाया कर लेते हैं। एक और जैसा कि डॉक्टर जैन आपने बताया कि इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे हैं आजकल सोशल मीडिया पे, वो बताते हैं ये लगा लो, ये कर लो, ये ट्यूब लगा लो, हम करते हैं, हमारा बहुत सारा वक़्त ज़ाया होता है। एक और बहुत कॉमन प्रैक्टिस ये होता है कि हम एंटी फंगल पिल्स लेना, मेडिकेशन खुद से ही करना शुरू कर देते हैं। हमको पता है अच्छा फंगल इन्फेक्शन है, हम केमिस्ट शॉप पे जाएंगे, एंटी फंगल ले लेंगे। और आजकल रेजिस्टेंस के केसेस बहुत देखने में आ रहे हैं। तो क्या यही वो वजह है, ये जो ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट हो रहा है, खुद से हम अपने से ही सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, एंटी फंगल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, एंटी फंगल पिल्स ले रहे हैं, क्या इसकी वजह से रेजिस्टेंट आता है? और ये रेजिस्टेंट हो जाता है तो किस तरह की दिक्कतें एक पेशेंट के सामने आती है? मैम, आपने बहुत अच्छा टॉपिक बात किया कि ये ऑनलाइन यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम का जो ये ज्ञान है, जो ज्ञान की वजह से अज्ञानता फैलती है और लोगों को इसके लिए सफ़र करना पड़ता है, और कईयों की ज़िंदगी रुल जाती है। आपको मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक पेशेंट ने इंस्टाग्राम पे किसी ने बोला कि आप ये ऑयल मिक्स करके लगाइए, उसने लगाया और वो जल गया, ठीक है? वो जलने की वजह से उस पेशेंट का, आप समझ लो कि परमानेंट डिफ़ॉर्मिटी हो गया। तो मैं आजकल सब पढ़े लिखे को ये बोलूँगा, प्लीज़ अनपढ़ मत बनिए, डोंट बिकम इलिटरेट। आप पढ़े लिखे हो, ये समझिए कि प्रॉब्लम क्या है और किसके पास जाना है। अगर गूगल, इंस्टाग्राम
आपको फेसबुक ट्रीटमेंट दे पाते तो डॉक्टर्स को डिग्री ना करनी पड़ती, तो फिर तो यही ट्रीटमेंट आपको दे देते। तो मैं ये नहीं बोलूंगा हर कोई बढ़िया है, हर डॉक्टर बढ़िया है, हर इंसान बढ़िया है। ठीक है, आपको चूज करना पड़ेगा आप कहाँ पे जा रहे हैं और सही ट्रीटमेंट ले रहे हैं। नेक्स्ट हम इस बात पे आते हैं कि जो हम ये ट्रीटमेंट लेते हैं ऑनलाइन, ये रेजिस्टेंस जो डेवलप करता है, तो क्यों होता है रेजिस्टेंस? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि जो मैं ओवर द काउंटर ड्रग्स ले लूंगा दुकानदार से, लोकल से, मेरे को आराम पड़ जाएगा। वो आराम नहीं पड़ता, वो आपको गोली ट्यूब देते हैं गलत, आप लगाते रहते हो, आपको पहले 3 दिन तो लगता है वाह वाह क्या बात है, मजा आ गया ट्यूब लगा के, इसके जैसा इंसान और डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर भी आराम नहीं दे पाया। मैम जो रॉन्ग ट्यूब लगती है ना, वो सिर्फ आपकी खुजली बंद करता है, अंदर से तो आपको खोखला कर देता है। जो ये ओवर द काउंटर ड्रग्स जो हमारे मेडिकेशन फार्मेसीज पे मिलते हैं, लोग उसको ओवर द काउंटर खाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, जब तक पेशेंट हमारे पास आता है ना, तो तब तक ड्रग्स काम करना बंद कर देते हैं, हमें उनकी हायर डोजेस पे जाना पड़ता है, उनको हमें हायर डोजेस की वजह से खर्चा भी बढ़ता है, ड्रग्स की वजह से फिर लिवर किडनी पे भी इफेक्ट आता है। तो हम इन सब चीजों को देखा, आज मैं पिछले 5-10 साल से ये नोटिस कर रहा हूँ कि जो मैं ड्रग्स दे रहा था, उनकी डोज डबल करनी पड़ गई है, वो ड्रग्स नॉर्मली काम नहीं करते हैं, तो हमें आईवी ड्रग्स तक भी देने पड़ रहे हैं पेशेंट को। तो मैं ये समझाना चाहूंगा, प्लीज अपनी मर्जी से ओवर द काउंटर ड्रग्स मत लीजिए। जितना प्रिस्क्राइब ड्रग्स एक एक्सपीरियंस डर्माटोलॉजिस्ट से लेंगे तभी ट्रीट होंगे। एक बात ही समझ लीजिए, फंगल इन्फेक्शन डर्माटोलॉजिस्ट ठीक करते हैं, बाकी डॉक्टर नहीं। कोई दांतों के डॉक्टर के पास पहुंचा होता है, कोई मेडिसिन वाले के पास पहुंचा होता है, कोई सर्जन के पास पहुंचा होता है। अब मैं ये भी समझाना चाहूंगा कि ये चमड़ी की प्रॉब्लम चमड़ी के डॉक्टर ही देखेंगे। अगर मैं बोलूं कि मैं कल से दांत निकालने लग जाऊंगा या मैं आपकी पित्ते की पथरी निकालने लग जाऊंगा, देखिए सीखा मैंने सब कुछ है, हर डॉक्टर ने अपनी पढ़ाई में सीखा होता है, बट निपुणता उसकी अपनी फील्ड में होती है, तभी आपको सही रिजल्ट देता है। तो लोगों को जब नहीं पता होता ना, तो प्रॉब्लम हो जाती है। अभी किसी ने कमेंट किया कि डॉक्टर साहब हमें टेंडेंसी रहती है, एक्सेसिव स्वेट होता है, तो क्या करना है? देखिए, जब आपको एक्सेसिव स्वेट होता है ना, तो जब आप नहाकर आते हैं, तो स्वेट के लिए आप वेट अपना टिश्यूज यूज करिए, ठीक है, वाइप्स यूज करिए, नहीं तो जो हैंकी होता है कॉटन वाला अपने पास रखिए, उसको आप डैब तरीके से वॉश करिए, क्योंकि जो फंगल होता है ना, फंगल पसीने में जब आता है तो उसको बढ़ा देता है। तो यू मेक श्योर जब भी आप दिन में 3 बार दवाई लगाएं, तो आप फंगल के एरिया को टॉवल से वॉश ऑफ करें, गर्म टॉवल ना हो और हार्श सिंथेटिक टॉवल ना हो, सॉफ्ट कॉटन का हो, उसको क्लीन करके ट्यूब्स लगाएं, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और किसी भी एंटीसेप्टिक सोप से बिल्कुल भी मत नहाइए जब आपको फंगस हो रखा है। डिटॉल, लाइफबॉय एंटीसेप्टिक है, जरूर हेल्प करते हैं, पर अगर आप फंगल इन्फेक्शन में यूज करोगे ना, तो इसको बढ़ा देगा। क्या होगा, सपोज करो मेरे यहाँ पे फंगस है, मैंने यहाँ पे साबुन घिसाया, यही साबुन आप शरीर के दूसरे अंग में लगाएंगे, वहां पे डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम बोलेगा डॉक्टर साहब ये तो यहाँ से यहाँ आ गया, तो क्यों आया वहां पे? क्योंकि आपने वो जो एंटी फंगल एंटीसेप्टिक यूज किया था, उसने उसको ट्रांसमिट कर दिया। तो ट्रीटमेंट के दौरान एंटीसेप्टिक बिल्कुल भी यूज नहीं करना, नॉर्मल सोप यूज करिए, ताकि और अपना सोप यूज करिए, फैमिली के साथ शेयर मत करिए। बिल्कुल। तो क्या करना है ये जानना बहुत जरूरी है और क्या नहीं करना है ये जानना और भी जरूरी हो जाता है, और यही हमें बता रहे हैं डॉक्टर वरुण जैन। डॉक्टर, एक और बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, आई एम श्योर आप भी ऐसे पेशेंट से डील करते हैं। मान लीजिए एक पेशेंट है, डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, थोड़ा आराम हुआ, डॉक्टर ने भले ही 1.5 महीने के ट्रीटमेंट बताया हो, दवाई बताई हो, लेकिन 15 दिनों में ही आराम हो गया, हमें लग रहा है कि सुपरफिशियली तो ऐसा ही लगता है कि ये ठीक हो गया है, हम दवाई लेना बंद कर देते हैं। फिर से होने लगता है, क्योंकि हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन है, हम खुद चले जाते हैं, दवाइयां ले लेते हैं और फिर से हम ट्रीटमेंट करने लगते हैं, और हम बाकी जगह यही दावा करते हैं कि हम तो डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हालांकि डॉक्टर को हमने लूप में रखना ही बंद कर दिया है। तो इस वजह से कितनी दिक्कत हो सकती है एक पेशेंट को आने वाले समय में? देखिए मैम, इससे क्या होगा कि पेशेंट अब तो एंजॉय कर लेगा, अब तो उसकी 200-500 की कंसल्टेशन बच जाएगी, उसको लगेगा मैं बड़ा उस्ताद बन गया हूँ, मैंने गूगल से नॉलेज ले लिया, इंस्टाग्राम से मैं ट्रीटमेंट ले लूंगा। नेक्स्ट टाइम कभी आपको कोई गंभीर समस्या हुई, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो, ये ड्रग्स तो काम नहीं करेंगे। मेरे ऐसा डॉक्टर बोलेगा मैम देखिए जी, ये ड्रग था, 100 रुपए की गोली थी, अब ये काम नहीं करेगी, अब मैं आपको 200 की लिखूंगा। ऐसे कैसे डॉक्टर साहब 200 की लिखोगे आप? मेरे तो काम करनी चाहिए, आप तो डॉक्टर हो, तो एक्सपीरियंस हो। मैम जो आप देखिए, कभी भी जो आप लॉन्ग टर्म अपनी मर्जी खा रहे हो ना, बॉडी उसकी रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है। आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि हम लोग बोलते हैं कि चुकंदर, अनार, मौसम्मी का जूस बड़ा अच्छा होता है।
कोई भी दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है जो लगातार इसको 3 महीने पी सके। अगर आप 3 महीने पिएंगे ना, आपको कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, बीटा कैरोटीनीमिया हो जाएगा। तो वही चीज बताता हूँ कि आप कोई भी एंटी फंगल ड्रग अपनी मर्जी से लॉन्ग टर्म लेते हैं, उसकी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी, तो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। हम कई बार वो एग्जांपल इसलिए दे रहा था क्योंकि लोग कई बार मेरे पास आते हैं, डॉक्टर साहब मैं तो एंटीऑक्सीडेंट दबा के ले रही हूँ सुंदरता के लिए, मैं तो खूबसूरत होनी चाहिए थी, मेरा रंग ये नीला सा ऑरेंजिश सा पड़ गया है। मैं बोलता हूँ मैडम समझदारी होती है, बट ज्यादा समझदारी नुकसानदायक होती है। वही मैं एंटी फंगल के पेशेंट्स को बोलूंगा, ज्यादा समझदारी आपको कभी महंगी पड़ सकती है। कृपया, आपको गोली, आपको लगता है कि मुझे ड्रग, मैं नहीं डॉक्टर के पास जा पा रही, मेरे पास पैसे नहीं है, कृपया ट्यूब लगाते रहें, गोली अपनी मर्जी से मत लें, क्योंकि डॉक्टर आपकी अच्छी सहायता कर पाएगा, हेल्प कर पाएगा। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं उससे सवाल करिए, डरिए मत किसी डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब मेरे को बीमारी क्या है और इस बीमारी का नाम क्या है। अगर वो डॉक्टर आपको बीमारी का नाम बता दे तो ही मानिए कि उसको नॉलेज है, क्योंकि मेरा तो यही फंडा है सिंपल। पेशेंट आए तो बीमारी का नाम तो पता होना चाहिए ना। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, पेशेंट बोलता है मेरे को तो खुजली की दवाई डॉक्टर ने लिख दी है। भाई, खुजली तो हर हम्म। किसी को, हर चीज में खुजली है। तो आपका हम्म। हक है, आपने कंसल्टेशन दी है और आप पूछ सकते हो कि डॉक्टर साहब क्या बीमारी है और इसका क्या प्रोग्नोसिस होगा और क्या मेरे को दवाई लेनी है। तो कृपया मेरी पेशेंट से यही विनती, अब देखिए एक ड्रग आता है वॉरिकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, कबीनाफिन, बहुत से ड्रग्स हैं इसके लिए यूज होते हैं। हम प्रेगनेंसी में भी डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स देते हैं, बड़ा प्रॉब्लम होता है जब प्रेगनेंसी वाले पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। तो कृपया मैं यही बोलूंगा, अपनी मर्जी से दवाई मत लें, अंडर गाइडेंस लें। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको सर्विसेज देने के लिए प्राइवेट क्लिनिक्स हैं। बाकी हम आपको एजुकेट आज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और जवाब दे पाए। किसी मिस्टर अजीत सिंह ने पूछा है कि सर मुझे फंगल स्किन की वजह से रैशेज हो रहे हैं। देखिए सर, जो आप रैशेज बोल रहे हो ना, मोस्ट प्रॉब्ली रैशेज क्या होता है, जब रबिंग ऑफ स्किन होती है और उसमें जो स्टीरॉयड कंपोनेंट आप कई बार लगा रहे होते हो, उसकी वजह से रैशेज होते हैं। उस रैशेज को डाउन करने के लिए इट विल टेक अराउंड सम ड्रग्स विच कंटेन प्रोमोक्सिन, जो आपकी इचिंग को कम कर पाए। आप लोकल डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए, उनसे पूछिए और अपने जो रैशेज हो रहे हैं उनका ट्रीटमेंट लेंगे, विद इन 3-4 डेज इट विल सेटल डाउन। अगर आपको लगता है मेरे पास जाने का टाइम नहीं है, तो एब्राकोनाजोल ड्रग आता है टॉपिकल, आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ललिकोनाजोल ड्रग्स हैं, बट डोंट इन अ स्टीरॉयड कॉम्बिनेशन, यू कैन अप्लाई, द रैशेज विल कम डाउन लिटिल बिट। एंड उसके साथ साथ आप दिन में 2 बार एंटी फंगल बॉडी वॉश से नहाइए, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको इम्प्रूवमेंट आएगा। और तीसरी बात, जब आप ट्यूब लगाते हो अपने इन्फेक्शन में, उसके 1 to 2 सेंटीमीटर सराउंडिंग एरिया में भी जरूर लगाना है, और जिस पार्ट में आपके बाल हैं कृपया उसको काट लीजिए। बिल्कुल। डॉक्टर, प्रेगनेंसी का भी आपने जिक्र किया और हम सब जानते हैं कि प्रेगनेंसी में हर कुछ नहीं दिया जा सकता, सभी कुछ नहीं दिया जा सकता। एंड ओवर द काउंटर मेडिकेशन इज अ बिग नो नो अगर प्रेगनेंसी है, लैक्टेटिंग मदर्स है। लैक्टेटिंग वुमेन्स में भी देखा जाता है अंडरनीथ द ब्रेस्ट कई बार फंगल इन्फेक्शन होता है। तो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन दोनों से ही जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, ऐसे में क्या करना चाहिए और ज्यादा महत्वपूर्ण क्या नहीं करना चाहिए? देखिए मैम, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हम पहले प्रेगनेंसी पे जाते हैं। सपोज जी। करिए एक प्रेग्नेंट फीमेल है, उसके पहले 12 हफ्ते बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जब बच्चा डेवलप होता है और 20 हफ्ते तक डेवलप होता है पूरा। उस दौरान हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं दी जाए, अनटिल अनलेस इट्स मस्ट एंड रिक्वायर्ड। हम टॉपिकल मेडिकेशन से ही पेशेंट को कंट्रोल कर लेते हैं और 200% पेशेंट कंट्रोल हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आप बाहर प्रेगनेंसी में किसी से ड्रग लेकर खाएंगे, आपके बच्चे की कोशिकाएं डेवलप नहीं होंगी, बच्चा मेंटली डेवलप नहीं होगा, बच्चे के अंगों में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इन ड्रग्स के फर्दर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। हम इसमें सेफ्टी में टॉपिकल एप्लीकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। ओरल भी हम टेस्ट कराते हैं, लिवर और उसका टेस्ट करा के कुछ ड्रग्स की डोजेज फिक्स करके हम इनिशियल फेज में देते हैं, फिर ड्रॉ कर लेते हैं। जो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि लोगों को ये समझना पड़ेगा कि प्रेगनेंसी के दौरान फंगस ठीक नहीं कर सकते हम लोग, हम कभी भी इसको ठीक नहीं कर पाते, ना होती है। हम इसको मेंटेन करते हैं टॉपिकल मेडिकेशन, क्योंकि ओरल मेडिकेशन हम दे नहीं पा रहे, और उसकी वजह से जो सेल फॉर्मेशन है फास्ट रहता है। और पर हम ये होता है कि साफ सफाई रखें, अगर आप ट्यूब लगाओगे तो फैलता नहीं है, बढ़ता नहीं है। जब आपकी प्रेगनेंसी होती है, उसके 1-1.5 महीने में हम गोलियां चला पाते हैं और बंदा मैक्सिमम 2-3 मंथ्स में ट्रीट हो जाता है। अगर एक चीज और समझते हैं कि अगर आपके लोकलाइज्ड एरिया में है फीमेल्स को,
तो ठीक हो जाता है 2 महीने में। मैं ये कहना चाहूँगा अगर प्रेगनेंसी में आपको एक सिंगल पार्ट ऑफ फंगल इन्फेक्शन भी दिख जाए, जितनी जल्दी आप उसका ट्रीटमेंट करा लेंगे, सही जगह पे उपचार करा लेंगे, तो आप स्वर्ग पाएँगे। नहीं तो आपको इतना प्रॉब्लम हो जाएगा प्रेगनेंसी में, आँखों से आँसू आने फीमेल्स के बंद नहीं होते। हमें भी उस टाइम बहुत कठिनाई लग रही होती है कि क्या करें फीमेल्स के लिए। बेचारी अंदर से भी परेशान है और बाहर से भी। उस टाइम ना तो हम गोली दे पा रहे होते हैं और पेशेंट हमसे सोच रहा है डॉक्टर साहब कुछ तो करिए। उस टाइम 2 जानों को हमें बचाने के लिए होता है। तो इसलिए प्रेगनेंसी में प्लीज इसको अवॉइड करिए। लैक्टेशन में क्या होता है कि हम ड्रग्स स्टार्ट कर लेते हैं। आफ्टर 1 मंथ हम टॉपिकल ड्रग्स और ओरल ड्रग्स दोनों स्टार्ट कर लेते हैं। विदिन 2 मंथ्स में ट्रीटेबल हो जाता है। आप बच्चे को तब लैक्टेट करा सकते हो, फीड करा सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। पर उस टाइम ध्यान रखें, अगर आप बच्चे को फीड करा रहे हैं, आपके ब्रेस्ट और चेस्ट एरिया में है, तो कृपया आप टॉवल रखें उस एरिया में, बच्चे को फुल कांटेक्ट में ना लाएं। जिस बॉडी पार्ट पे आपके है उस बॉडी पार्ट पे बेबी टच ना हो, क्योंकि बच्चों को होना माता से होने भी ज्यादा गंभीर है। क्योंकि बच्चों को बचपन में, अगर बचपन में ही उसको कोई एंटी फंगल्स देने पड़ गए, ओरल सोल्यूशन देना पड़ गया, तो उसकी रेजिस्टेंस और इम्यूनिटी में फर्क पड़ता है। मेरी विनती है लोगों से, अगर बच्चों को होता है, माओ को होता है, परिवार उनका खास तरह ध्यान रखें। अगर घर में सीलन है उसको ट्रीट कराएं और उसका हाइजीन का हेल्प करें। देखिए माओ की हेल्प की बहुत जरूरत है, उनके जीवन में एक और बच्चा आने वाला है, तो तब सारी फैमिली का फर्ज बनता है कि उनकी हेल्प करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने डॉक्टर जैन कही। और अब वक्त इसी ओर इशारा कर रहा है कि हम इस पूरे सेशन को सम अप करें। तो सम अप करने से पहले कोई टेक होम मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें। देखिए टेक होम मैसेज यही रहेगा मेरा कि सेल्फ मेडिकेशन मत करें। पर मेरे को पता है कि आप लोग मानने वाले नहीं हो, क्योंकि हार्डली 10-20% लोग होते हैं जो डॉक्टर्स के पास पहुंचते हैं। मैक्सिमम हमारे पास केस खराब होकर ही आते हैं। कभी भी आप जाएं प्लीज केमिस्ट से ट्यूब मत लीजिए। हर केमिस्ट, मैक्सिमम जगहों पे केमिस्ट को नॉलेज नहीं होता। आप एक चीज समझिए कि जैसे मैम एंकर है, मैं एंकर नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं उनका फर्ज नहीं निभा सकता। शी इज एक्सपर्ट इन हिज फील्ड, ठीक है ना। वैसे ही जो फार्मासिस्ट है सिर्फ दवाई देने में निपुण है, उसको ये नहीं पता कि किस बीमारी में कौन सी दवाई देनी है। वो तो पर्चे पढ़ पढ़ के वो समझ आया था, वो देने लग जाता है, वो आपके लिए मुसीबत बन जाती है। तो मैं यही कहूंगा, फंगल इन्फेक्शन हो, कुछ कुछ चीजों का क्या ध्यान रखना है। जब हो तो टॉपिकल ट्यूब यूज करना है, हाइजीन मेंटेन रखना है, गीले कपड़े नहीं पहनने हैं, घर में सीलन है उसको ठीक कराना है। अगर आपके कोई कपड़े हैं उनको टाइट क्लोथ को नहीं पहनना है, सिंथेटिक क्लोथ को अवॉइड करना है। कुछ समय तक जिम को अवॉइड करिए। उसके बाद आपके अगर एनवायरनमेंट हीटेड अप है तो दिन में 2 बार बाथ लीजिए। गर्म पानी से नहीं नहाना है, एंटीसेप्टिक सोप्स को नहीं यूज करना है। और इन चीज़ों को सम अप करते हुए हम आप ये बताएँगे कि फंगल ट्रीटमेंट बहुत आसान है। अगर आप करेंगे, सही समय पे सही इलाज लेंगे तो 3 महीने में ठीक हो जाएगा। अब ये बताता हूँ कि 3 महीने वाली बात क्या है। हमारी जो स्किन की चमड़ी होती है 90 से 120 दिन में बन जाती है, तो जो सतह होती है उसमें जो जमी होती है प्रॉब्लम, वो धीरे-धीरे करके निकल जाती है। तो इसलिए हम बोलते हैं 2 से 3 महीने इलाज चलेगा। इसका फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल कोरिलेशन रहता है। इसीलिए हम बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें मन कर रहा है कि आपको 2-3 महीने दवाई खिलाएं। तो मैं एंड में यही कहना चाहूँगा, समय पे इलाज करिए, सही ट्रीटमेंट करिए, बढ़ने से रोकिए। और ऐसा ना हो कि ये बीमारी इतनी बढ़ जाए कि आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़े। तो इन द एंड आपको कोई भी क्वेरी हो, मेरा नाम डॉक्टर वरुण जैन है, मैं रोहिणी दिल्ली ओसवाल जैन क्लिनिक में प्रैक्टिस करता हूँ। आपको कोई कमेंट हो आप मेरे फेसबुक पे मैसेज डाल सकते हैं, मेरे को क्वेरी पूछ सकते हैं। आई विल हैप्पी टू रिप्लाई यू, सॉल्व योर क्वेरीज। आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है, हमारे आप ईमेल आईडी oswaljainskinclinic@gmail.com पे अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज एंड रिप्लाई। और बाकी स्किन के रूटीन के लिए आप कुछ भी जानना चाहें तो आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल पर जाके कोई भी अपडेट्स देख सकते हैं। हम पेशेंट की हेल्थ और नॉलेज के लिए प्रोवाइड करते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वरुण जैन। बहुत अच्छी बातचीत हुई और बहुत ही प्रैक्टिकल वे में आपने हमें बताया कि किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो क्या करना है, पर्सनल हाइजीन किस तरह से मेंटेन करना है। और मेरे ख्याल से अब सब हम अपने घरों में सीलन जरूर चेक करेंगे कि है क्या है, तो उसे जरूर ठीक कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में कुछ और सेशंस अलग अलग टॉपिक्स पर हम आपके साथ करेंगे। जरूर मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस नाइस टॉक।
Thank you, Doctor. Our viewers, thank you for your active participation in today's session. Stay happy, stay healthy, and for more information and updates on skin health and care, stay connected on our FB page, all about skin well-being. We are also available on YouTube, Twitter, Instagram. Thank you. Have a good day to all of you. Goodbye. Have a